नमस्कार और मैं वैभव सिंह, आप सभी का स्टडी विद वैभव में बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग अपना ज्योग्राफी का जो भी क्लास ले रहे थे, ज्योग्राफी की क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ज्योग्राफी में हम क्या कर सकते हैं अभी। और ज्योग्राफी में अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ने वाले हैं। तो भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ना है तो आप लोगों को अगर मैं सही से पढ़ाना चाहूँ तो एक्चुअल में जो है चीज़ें स्टार्ट कब हुई, धरती का जो निर्माण हुआ, भारतीय भूभाग का कैसे कैसे निर्माण हुआ है, पूरा चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं ना, तीन चार भाग हैं, तीन चार काल लग गए इनको बनने में, युगों तक इनका निर्माण हुआ है। अभी हम यहाँ पे पहले इस डाटा को समझ लेते हैं। इस डाटा को मैंने इसलिए लिख दिया है, पहले इसका नोट्स आप नोट डाउन मारिए, फिर चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि कैसे निर्माण हुआ, कैसे चीज़ें आईं और किस किस काल में क्यों शैलों का कैसे निर्माण हो रहा है, कौन सी शैल कब बन रही है। क्योंकि एक साथ चीज़ों का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे कि कोई चीज़ नहीं होती है, कोई चीज़ फिर उससे नहीं होती है, फिर उससे नहीं होती है। तो ऐसे ही यहाँ जो है पूरे भारत के भूभाग की जो स्थिति है सेम इसी तरीके की है। जैसे दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है बहुत पुराना है, जैसे कि जो हिमालय का क्षेत्र है उससे थोड़ा नया है, और जो गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वो एकदम नया है। तो ऐसी सिचुएशन है। तो ऐसे ही यहाँ पे स्थितियाँ भी हैं, ऐसे ऐसे कि कैसे कैसे यहाँ तत्व पाए जा रहे हैं, इनकी अपनी स्थिति के अनुसार यहाँ तत्व भी पाए जाते हैं। जैसा जिसका उम्र है, जैसे जिसकी काल है ना, वैसे उसमें वहाँ पे जीवाश्म है, वैसे वहाँ पे जो चीज़ें खनिज हैं, वैसे वहाँ तत्व हैं। चीज़ें वही अवस्था में धात्विक अधात्विक गुण भी है, उसी सेम आधार पे है। भूगर्भिक संरचना के आधार से ही चीज़ों का पता लगता है। तो अभी हम लोग को उसका पूरा पूरा ओवर माइंड जो लेंगे कि जैसे चीज़ों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस डाटा को अगर इसको सही में पढ़ाया जाए तो ये 2-3 क्लासें लग सकती हैं, लेकिन हमारे लेवल का नहीं है। 2-3 क्लासें अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भारत की भूगर्भिक संरचना को अगर हम पढ़ना चाहें तो भारत में 3 तरह की स्थिति नॉर्मल कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। एक अगर सामान्य सी कंडीशन देखेंगे तो 3 तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। एक दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग, जिसको हम ऐसे देखते हैं, जो गुजरात के इधर के पास से शुरू होके और इधर जाके जहाँ आपका बंगाल शुरू हो रहा है, उसके जस्ट नीचे जहाँ विंध्यन क्रम के चट्टाने हैं ना, विंध्याचल, उसके जस्ट नीचे वाला क्षेत्र की बात कर रही है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ना है। उसके बाद उत्तर की विशाल पर्वतमाला को, जो आपका पूरा हिमालयन श्रृंखला है ना, हिमालयन श्रृंखला को पूरा पढ़ना है। उसके बाद आता है उत्तर का मैदान, यानी जिसमें पूरा आपका उत्तर प्रदेश है, जिसमें आपका पंजाब है, जिसमें आपका हरियाणा है। इसमें कुछ शैलें तो हैं बीच बीच में, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा एक मैदान है जिसका नदियों ने निर्माण किया है। तो इसको हम लोग अलग, मतलब ऐसे 3 सेक्शन में डिवाइड करके इसकी पूरी संरचना को समझेंगे भारत के। और भी आधार हो सकते हैं, लेकिन इन 3 में मेजर आधार के अंतर्गत सारी चीज़ें छिपी हैं। उसी में हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, चाहे जितना नदी सिस्टम होगा, चाहे पर्वत की श्रृंखलाओं का पूरा आधार होगा, चाहे इसके अंतर्गत हम लोग पठार को भी देख लेंगे, जैसे पठार कैसे हैं, क्योंकि पठार भी हैं। दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र में आधा से ज़्यादा पठार है, पठारों को भी देख लेंगे। तो सारी चीज़ें देखेंगे आराम से। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर तो इसमें अगर दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो चट्टानों में सबसे पहले क्या होता है कि जो चट्टानों को पढ़ना पड़ेगा आपको। चट्टानों को आप सबसे पहले पढ़िए। आपसे जो है चीज़ें यहाँ से जो एग्ज़ाम में पूछता है वो एग्ज़ाम व्यू केवल लिखा गया है। अब इसमें अभी हम लोग इसका एक मैप भी बना लेंगे हल्का फुल्का, और चीज़ें समझ लेंगे। तो एग्जाम व्यू के हिसाब से हम देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। सबसे पुरानी चट्टानें मतलब जो इतनी पुरानी है, जीवन निर्माण से बहुत पहले है, जब जीव नहीं थे पृथ्वी पे उससे पहले की हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें फिर कब हैं? तो सबको पता है पृथ्वी एक क्या थी, आग का गोला थी, एक समय था। तो पृथ्वी जब आग का गोला थी ना, तो जब आग पृथ्वी क्या हुआ, धीरे धीरे जब ठंडी हुई ना, तो सबसे पहले जिस सेल का निर्माण हुआ यही सेल थी। तो ये इतनी ज़्यादा पुरानी है, आप समझिए कि इसका पृथ्वी के निर्माण के साथ ही जैसे निर्माण शुरू हुआ पृथ्वी का धीरे धीरे, वैसे इसका भी निर्माण शुरू हुआ। तो आर्कियन क्रम की ये चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है ये। आगे बढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ कौन सी तात्विक वो है, तात्विक प्राप्ति की जाती है। यहाँ लोहा, तांबा और भी ऐसी चीज़ें, जैसे आपको बॉक्साइट वगैरह के क्षेत्र कुछ मिल जाएंगे, लेकिन अपने मूल रूप में ये चीज़ें अभी नहीं मिलती इसमें। यहाँ से दोहन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी का जस्ट जो है अपरूप है ये धारवाड़ क्रम की चट्टान, मतलब इसी के अपघटन से जो है बना है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अभी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मली देखनी है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टान होती है क्या है। आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, आपको पहले बोल दी कि जब सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ तब हुआ। और तब क्या था कि ये ज्वलंत स्थिति में थी, पृथ्वी बहुत ज़्यादा ज्वलनशील थी। जलते जलते जब ये ठंडी हुई पृथ्वी, तब इनका निर्माण हुआ। तब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको देगा कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं। अब आप खुद सोचिए कि मतलब एक बहुत सालों तक कोई चीज़ जलती चली जा रही है, मतलब ये जैसे समझ लीजिए ज्वालामुखी की स्थिति है। अब आप इतनी तेज़ी से वहाँ जलती चली जा रही है, भयंकर स्थिति है, सदियों तक चीज़ें जल रही हैं, उसमें जीवाश्म बचेगा? कदापि नहीं बचेगा।
कुछ भी नहीं बचेगा जीवाश्म का। मैं कह रहा हूँ कि एक जैसे आप लोग नॉर्मल सिचुएशन देख लीजिए, कहीं कोई चीज़ जलता है तो क्या जलने के बाद वहाँ जीवाश्म बच जाएगा? कोई जीव का कोई अंश बच सकता है या कीड़ा कोई बच सकता है? किसी सिचुएशन में नहीं बच सकता अगर वहाँ ऐसी ज्वलंत स्थिति है। तो इसमें पहले वाले में अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई यहाँ जीवाश्म कभी कदापि नहीं पाया जाएगा। हाँ, इसमें जो है तत्व पाए जाते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानों में कुछ तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अपने मूल रूप में नहीं है। अब इनका जो है इतना ज़्यादा, इतना पुरानी है, इनका बहुत ज़्यादा अपघटन हो चुका है। तो ये निस में, निस एक तत्व, निस में, शिष्ट में, नीस के रूप में अपघटित हो चुकी हैं, शिष्ट के रूप में अपघटित हो चुकी हैं। और एक और आता है उसमें है, अभी इनका जो है नॉर्मली हम लोग इतना समझ लिए कि आर्कियन क्रम की चट्टानों से बस खाली इतना याद रखिए कि सबसे पुरानी क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। और सभी चट्टानों के निर्माण का ये बेस है। ऐसे यहाँ एक रू लगा है, ये ऊपर की 3 चट्टानों के निर्माण का ये बेस है। इनसे अपघटित होकर ये बनेगी, इनसे अपघटित होकर ये बनेंगी। तो चीज़ें आराम से देखिए। उसके बाद इसमें कुछ तात्विक गुण हैं, ठीक है, तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ से दोहन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये परत जो है ना बहुत ही नीचे है, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, ये परत इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इसकी सेल को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। समझ लीजिए अगर यहाँ से पानी निकालना पड़ गया आपको तो कितनी नीचे पानी निकलेगा, ऐसी स्थिति है। दूसरा जाता है नीलगिरी नाइस। नीलगिरी नाइस नहीं, इसको नीलगिरी निस लिखना चाहिए था। नीस एवं शिष्ट के रूप में ये अब बची हुई नीलगिरी शिष्ट। अब इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है अभी आपको मैं आराम से समझाऊंगा, क्योंकि अगर ये लिखा जाए कि इसका प्राप्त करने का क्षेत्र क्या है, यहाँ प्राप्त करने का एरिया लिखा गया है, ये क्या है, चट्टान का नाम है, और इधर क्या लिखा गया है कि कहाँ प्राप्त किया जाता है, ऐसी सिचुएशन को यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि इसको कहाँ, ये नीलगिरी निस का क्षेत्र पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पाई जाती है, और खासी पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। अब अगर मैं सही बताऊं कि यहाँ राज्य लिखना शुरू करूँ ना, तो दक्षिण दो आप चट्टान देख रहे हैं, इसमें दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय का क्षेत्र देख रहे हैं, तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीप के क्षेत्र में अगर आप लोग नॉर्मल पढ़ेंगे तो ये लगभग पूरे क्षेत्रों में, थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए तो शायद पूरे क्षेत्रों में इनका लगभग विस्तार आपको मिल जाएगा। इधर भी मिल जाएगा, इधर हल्का फुल्का मिल जाएगा, गोंडवाना निष्ठ जिसे कह रहे हैं, विंध्यन निष्ठ भी इसे कह देते हैं, वैसे इसको बुंदेलखंड निष्ठ इसका किताबों में नाम मिलता है, बुंदेलखंड निष्ठ। अभी आपको मैप पे मैं पूरा समझाने वाला हूँ। तो बस खाली अभी इतना दिमाग पे व्यू रखिए कि जो आपके दक्षिण भारत की जो स्थिति मिलती है, दक्षिण भारत में जो आपको पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र मिलता है, पूरे प्रायद्वीप के एरिया का लगभग 2/3 भाग इसी से है, इसी से निर्मित है। लगभग 2/3 भाग इसी से निर्मित है, और इसी के अपघटन से निर्मित है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आप लोग बहुत ज़्यादा किताबों में लिखेंगे कि यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है, इस राज्य में पाया जा रहा है। ऐसा मत याद करिए, चीज़ें बहुत आसान है, जैसे लिखा है ऐसे लिखिए, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे याद करना है। चीज़ें क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब अगर इसके अपघटन से ये बना है तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसके अपघटन से ये बनने के बाद ये बहुत दूर जाके कहीं बनेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कोई चीज़, जैसे मान लो एक ढेर रखा मैंने, तो इधर से अगर कोई चीज़ उड़ के जाएगा तो इतनी दूर तक जाएगा। यहाँ से बही कोई चीज़ बह के बह गई, अगर जैसे अपघटन हुआ, इनका बरसात हुई, बह के गई, तो यहाँ तक जाएगी। तो इसका मतलब मैं केवल इतना समझाने का समझिए कि अगर इसका निर्माण जिन क्षेत्रों में हुआ है, इन क्षेत्रों में हुआ है, तो इसका निर्माण भी इसके आस ही पास में क्षेत्र में हुआ होगा, बस इससे थोड़ा कम एरिया है इसका। बाकी इस जहाँ ये निर्मित हुए हैं वहीं ये भी निर्मित हुई हैं, उनके जस्ट आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। जैसे यहाँ अब इसका, जैसे इसका जो नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टान का, इसका जो विशेष नाम है वो इसलिए नाम है क्योंकि कर्नाटक का एक जिला पड़ता है धारवाड़ जिला, उस क्षेत्र के नाम से इसका क्या है, एक स्पेसिफिक इसको नाम दिया गया है, स्पेसिफिक नाम इसका इसी के नाम पे पड़ा है। और इसमें क्या होता है, इसमें सोना पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। अब आपसे नॉर्मल स्थिति में पूछ लिया जाता है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कर्नाटका का ज़्यादातर एरिया इस चट्टान और इस चट्टान के क्षेत्र में आ जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, आप बोलेंगे कर्नाटका में पाया जाता है। तो आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें और अर्गिन क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हीं क्रम की चट्टानों में ये निकलता है। तो अगर अब आपको अगर चट्टानों का पूर्ण अगर ज्ञान है आपको, तो आप बेसिकली दिमाग लगा के बता सकते हैं कि नहीं, हाँ, अगर सोना यहाँ पाया जा रहा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का गुण है ये, तो इसका मतलब ये कर्नाटका क्षेत्र में ही विकसित विकास है इसका। तो इसका विकास जो है कर्नाटका क्षेत्र में है, ठीक है। इसको आप लोग देख लिए। अब इसके जस्ट बाद आप लोग इसको आराम से लिख लीजिएगा, बाकी जो इसका एरिया लिखा मैंने सेम लिख दिया कि जहाँ ये पाया जाएगा वहीं ये पाया जाएगा, मतलब ये तीनों क्षेत्रों में भी इनका थोड़ा थोड़ा विकास आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब तीसरा आता है कोडप्पन क्रम की चट्टान। अब कोडप्पन क्रम की चट्टान जो है उसका इनके अपक्षयन से निर्माण हुआ है। जब ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें और पुरानी हुई तो इसके बाद में इनका निर्माण हो गया। उसके बाद में इसमें कहा लिखा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछता कि इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, तात्विक गुण की वजह से ये ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो आंध्रा के कुडप्पा जिला। अब आप लोगों को अभी मैं याद करना भी बता दूंगा।
आप लोग आंध्र प्रदेश देखते हैं ना, तो आंध्र प्रदेश के जो है आप लोगों ने मूवी देखी होगी, जैसे ये आपकी आती है मूवी कौन सी, आंध्रा वाले क्षेत्र से ही आपकी मूवी निकल के आई थी अभी, ये जो बनी थी बाहुबली, उसमें कटप्पा थे। तो आप लोग नॉर्मल याद कर सकते हैं कि कुडप्पा कहाँ का जिला है, आंध्रा का जिला है, ठीक है। उसके बाद में और जैसे धारवाड़ का है, तो धारवाड़ जिला याद रख लीजिए, कर्नाटका का एक धारवाड़ जिला है, तो उसी से याद कर लीजिए इसको। और आर्किन की चट्टान तो सबसे पहले है ही है, याद करने का सबसे आसान तरीका है। सबसे छोटे पहले अगर वर्णमाला को पढ़ते हैं तो आ आता है, आ का क्रम आएगा, तो पहले सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पन। आराम से याद करिए, आराम से याद होगा चीज़ें। कम महत्व है इनका आंध्रा का कुडप्पन जिला, और सेम एरिया के थोड़े बहुत, मतलब देखिए इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। अब उसके बाद अगर 2/3 क्षेत्र पे ये विकसित हो गई, तो एक क्षेत्र और बचता है, उसमें इन सारी चीज़ों को रखना है। तो आप लोग समझिए कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितने एरिया पे पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा 7 से 8% एरिया पे ये पाए जाएंगी। उसी तरीके से 5 से 6% एरिया पे इनका विकास है, बाकी जो बचता है उसका। अब आगे बढ़िए, जैसे विंध्यन क्रम की चट्टान को पढ़ना चाहें, तो विंध्यन क्रम की चट्टाने की जो विशेषता है वो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, ये सारे पत्थर इसमें पाए जाते हैं। अब पत्थर अगर पाए जाते हैं, तो मेरी बात पे गौर करिएगा, चीज़ें मैं लिखा भले नहीं है, मैं बोल जो रहा हूँ बहुत एग्जैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ, कि अगर बलुआ पत्थर कहीं मिल रहा है, यानी बालू की मात्रा मिल रही है, इसका मतलब उसका निर्माण जो होगा वो कैसे होगा, उसका जो निर्माण होगा नदी घाटियों द्वारा होगा। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानों की निचली शैल है, वो उसका जो निर्माण हुआ है वो तलछट से हुआ है, वो जो समुद्र या किसी नदियों की तलछट से हुआ है। अभी कैसे हुआ आपको बता दूंगा। तो ये तलछट से इनका निर्माण हुआ है। और विंध्यन क्रम की जो चट्टान होती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक प्रकार का जो है वो करती हैं, डिवीजन करती हैं, कि ये उत्तर भारत का मैदान हो जाएगा, ये दक्षिण भारत का पठार हो जाएगा पूरा, उसके बीच का एक बॉर्डर है ये, ठीक है। अब इससे आप लोग आप समझ लीजिए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इसे आप ही नॉर्मल समझिए। बालू कहाँ मिलता है, बालू आज भी नदियों के बेसिन में ही मिलता है। और अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब इनकी होने की वजह से किस चीज़ का विकास होगा, इनकी होने की वजह से आपको सीमेंट उद्योग में फ़ायदा होगा, भवन निर्माण कलाओं में फ़ायदा होगा, चूना पत्थर मिलेगा, यहाँ से संगमरमर मिलेगा। तो जैसे इन्हीं चीज़ों से आपके ज़्यादातर चीज़ों का निर्माण भी हुआ है। जैसे आप अगर देख लीजिए लाल किला का निर्माण, ठीक है, रेड उसका देख लीजिए, और या आगरा के लाल किले का निर्माण देख लीजिए, या आगरे के किले का निर्माण देख लीजिए, जो भी संरचनाएं आपको नॉर्मल देखने को मिल रही हैं, इन्हीं पत्थरों के निर्माण से हुआ है। अभी आपको इनकी स्थिति भी भारत के मैप पे दिखाने वाला हूँ। अभी ये चीज़ें आप लोग पहले एक बार लिख लीजिए। ये विंध्याचल, विंध्याचल के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था, विंध्यन क्रम की चट्टान पड़ा था, ठीक है। और इसका जो विस्तार पड़ता है वो पड़ता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम तक। अब राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जो जिला पड़ता है, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला बहुत ही राजस्थान के पूर्वी भागों में पड़ता है। और सासाराम जिला जो बिहार का पड़ता है, वो बहुत ही बिहार के पश्चिमी भाग में पड़ता है। वहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है। अब आ जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। कोयला, भारत का 98% कोयला इन्हीं प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अब अगर आपको केवल दिमाग में इतना याद है कि सबसे ज़्यादा भारत में कोयला कहाँ उत्पादित होता है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। सेम उसी स्थिति में अगर आपको पता है कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या हीरे की मात्रा भारत में कहाँ मिलती है, तो आप नॉर्मली बता देंगे कि विंध्यन क्रम की चट्टान कहाँ का उसका विकास है। क्योंकि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या हीरा का जो है, हीरा आपको पता है पन्ना की खानों में मिलता है, पन्ना के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के ऊपर के क्षेत्र में है। अभी उसकी मैं उच्चावच स्थिति आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको समझना होगा इन चीज़ों को, कि अगर मोटा आपके दिमाग में मोटी मोटी चीज़ें घुस गई तो आराम से कर लेंगे। कि सोने का विकास सबसे ज़्यादा, सोने के जो है उद्योग, सोने का उद्योग, लोहे का उद्योग, इन उद्योगों का ज़्यादातर विकास जिस सेलों में हो रहा है, वही धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। अभी आपको दिखा दूंगा मैं आराम से। अब आ जाता है दक्कन का ट्रैप, दक्कन का पठार जिसे आप लोग पढ़ते हैं। तो दक्कन का पठार या दक्कन का ट्रैप जो होता है, ये ज़्यादा खास नहीं है। इनके ज़्यादा ना खास होने का बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये जो है प्राप्त तत्वों के आधार पर इनकी ज़्यादा खासियत नहीं है, ज़्यादा विशेषताएं नहीं हैं, ठीक है। इसकी सारी स्थिति है क्योंकि ये ज्वालामुखी लावा से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। इनका जो क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और कुछ अन्य थोड़ा बहुत तेलंगाना तक इनका विकास है। अभी आपको नॉर्मल लिख के मैं देने वाला हूँ। अगर आप इतना समझ पाए हैं और याद करने की थोड़ा भी क्षमता रखते हैं, ये इनसे पेपर में आपके इतने से आ जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास मानिए, इन्हीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा, आपको पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान भारत में कौन सी है, तो सबसे पहली पुरानी चट्टान है आर्यन क्रम की चट्टान है। फिर पूछेगा ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो पहले इन तीनों में तो जीवाश्म नहीं पाया जाता। अब इन दोनों में आप कहीं भी कुछ भी दिखता है तो इन दोनों में आपको जीवाश्म पाया जाएगा। दक्कन ट्रैप में फिर जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये ज्वालामुखी से निर्मित हुई हैं। अब फिर आपको मैंने बताया कि ज्वालामुखी से निर्मित हुई है, इसका मतलब आग का गोला है, समय लगा ठंडा होने में जीवाश्म पाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है।
उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो फिर पूछ लेगा कि कौन से किसमें कोयला ज़्यादा पाया जाता है। अब आप लोग समझ ही रहे हैं, कोयला यहाँ साफ साफ लिखा गोंडवाना क्रम की चट्टान, कम से कम 10 बार पूछ चुका है कि किस क्रम की चट्टान में भारत का ज़्यादातर कोयला निकलता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान है वो। फिर पूछेगा कि दक्कन का ट्रैप जो है इसका विकास कहाँ से कहाँ तक है, तो दक्कन का विकास जो होता है सतपुड़ा क्षेत्र, जो आप देख रहे हैं ना, सतपुड़ा क्षेत्र के आसपास का रीजन पूरा ले लीजिए, जहाँ से नर्मदा निकल रही है, ये सारा क्षेत्र इसी का है। अभी आपको मैप पे दिखा दूंगा मैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या विशेषता है, अब याद रखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान से आप इतना याद रखिए केवल दिमाग में कि ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिन पे आप धार लगा सकते हो। धार लगाना यानी क्या होता है, चीज़ों को काटने पीटने के काबिल बना सकते हो। इससे लोहा मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा, सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो तत्व हैं जिन पे आप धार लगा के काट पीट सकते हो। तो वो कहाँ मिलेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान में मिलेगा। कुडप्पा अभी आपको बता दिया हमने, और आर्कियन बता दिया। अब इन चीज़ों को आप लोग मोटा मोटा लिख लीजिए। अब इसकी मैं एक मैप बना दूंगा, वो मैप आप लोगों को 100% चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली हैं। याद नहीं होता इसको केवल लिख लीजिए। अभी मैं इसका आपको जब सोर्स बताऊंगा आपको याद हो जाएगा। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बताना शुरू करूँगा, जिला जिला या राज्य राज्य ना, तो आप कम से कम 15 राज्य लिखेंगे केवल इसके लिए। तो 15 राज्य नहीं लिखना है हमको, चीज़ों को समझ लेना है कि छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है, खासी पहाड़ी का क्षेत्र है, और या नीलगिरी क्षेत्र। एक क्षेत्र यहाँ मैंने नहीं लिखा है, वो भी लिख दे रहा हूँ, ये होता है बुंदेलखंड निस। इसका जो नाम है एक बुंदेलखंड निस भी यहाँ पाया जाता है। बुंदेलखंड निस के क्षेत्र में भी इनका विकास है। तो चीज़ों को मैं मैप पे करने वाला हूँ, आप लोग आराम से देखिए, आपको याद हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा पैची मत करिए। इसका वीडियो अगर सही में बनाया जाए ना तो कम से कम 4 क्लास लग जाए वीडियो बनाने में। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग को इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, हम पीसीएस देने नहीं जा रहे हैं। सभी वनडे एग्जाम्स का यहाँ से कवर हो जाता है, लगभग वनडे एग्जाम इतने से कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। इसमें कुछ लोग तो और उसको और डीप शुरू करते हैं, इसको पौराणिक काल और कालों में बांट देते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं है वो। देखिए, अगर आप लोग भारत का दक्षिण भारत से केवल मैप बनाना आ रहा है आपको, दक्षिण भारत का आप लोग मैप बना लीजिए, ठीक है, बहुत छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा। ठीक है, दक्षिण भारत का आप लोग हल्का फुल्का मैप बना लीजिए। उसके बाद में इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ तक लगभग हमारा दक्षिण भारत का जो है मैप बन चुका है, लगभग स्थिति हम लोगों ने बना ली है। ठीक है, अब नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ चट्टानें पाई जाएंगी। मैंने सबसे पहले लिखा था क्या, नीलगिरी निस लिखा था। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पड़ती हैं, तो नीलगिरी निस का विस्तार लगभग बहुत बड़े क्षेत्र में है, एक बहुत बड़ा पैमाने का क्षेत्र है। अब नीलगिरी निस के विस्तार होने से आप कितने राज्यों को लगभग कवर कर पाएंगे, मूलतः कितने राज्य कवर हो जाएंगे लगभग। अब इससे सबसे पहले तो केरला कनेक्ट हो गया कि केरला में इनका विस्तार होगा। दूसरा आपका कर्नाटका कनेक्ट हो गया। तीसरा आपका तमिल कनेक्ट हो गया। ठीक है, और तमिल कनेक्ट हो गया, 3 राज्य तो यही डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। चौथा आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा बहुत आंध्रा भी कनेक्ट कर लीजिए, थोड़ा बहुत आंध्रा का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जहाँ इनका विकास जितने में मैंने बना दिया मैप। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था दूसरे पे जो लिखा था नीलगिरी, वो लिखा था, क्या लिखा था कि विंध्य, ये गोंडवाना नहीं, बुंदेलखंड निस लिखा था। बुंदेलखंड निस का जो निर्माण होता है, अरावली जो श्रृंखला पड़ती है, अरावली श्रृंखला के इस साइड में, अरावली श्रृंखला के पूरब की साइड में, अरावली श्रृंखला के पूरब की साइड में इधर इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इतना इनका बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, बहुत कम एरिया, यहाँ इनका निर्माण हुआ। तो इससे क्या होता है, इसको आपको पता चल जाएगा कि ये बॉर्डर पे एकदम निर्मित है। कौन से बॉर्डर पे, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में एकदम मिलता है, थोड़ा बहुत हरियाणा को छूते हुए मिलेगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या लिखाया था, एक मैंने और लिखाया था, एक छोटा नागपुर पठार का निश लिखाया था। तो छोटा नागपुर पठार जो है यहाँ पूरा इतना विकसित है। ठीक है, पूरा दामोदर नदी घाटी के दाहिने साइड में, इधर वाले साइड में, जिधर आपका उड़ीसा के पूरा क्षेत्र में, इधर ये विकसित है। एक मैंने लिखा दिया खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी मेघालय के क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, अब इतने से आपको लगभग जितने भी राज्य आप कनेक्ट करा पाएँ कनेक्ट कराइए, कोई समस्या नहीं है। ज़्यादातर राज्य कनेक्ट हो जाएंगे, बस महाराष्ट्र वाष्ट्र हल्का सा छूट जाएगा, महाराष्ट्र छूट जाएगा, हल्का गुजरात छूट जाएगा, बाकी तेलंगाना छूट जाएगा। बाकी लगभग सारे राज्य इसमें आ जाते हैं, तेलंगाना भी आ ही जाता है। इसका विकास आप लोग ऐसे समझिए, इसको ऐसे काट दिया जाए अगर, और ऐसे मतलब नॉर्मल कर दिया जाए, तो आप लोग समझिए कि ये पूरा विस्तार इसी का है। पूरा विस्तार जो आर्कियन क्रम की चट्टान है और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का लगभग विकास ऐसे ही मिलेगा। तो क्योंकि आर्कियन के आसपास ही धारवाड़ मिलता है। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो मैंने ये पूरा लिखा है, ये आर्कियन क्रम की चट्टान के लिखा है, आर्कियन क्रम की चट्टान। अब इन्हीं की तलछटी में कहीं ज़्यादा ऐसे डीप कर दीजिए और आराम से समझ लीजिए कि इन्हीं की तलछट जो निकलता है, हल्का फुल्का कम एरिया निकलेगा, लेकिन इन्हीं का मिल जाएगा।
जैसे आंध्रा के क्षेत्रों में कर दिया। अब ये क्षेत्र किस चीज़ के हो जाएगा, एक तो हो जाएगा धारवाड़ मिल जाएगा आपको, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, यहीं से कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो ये तीनों जो होती हैं, ये तीनों लगभग एक ही एरिया को फॉलो करती हैं। अगर जहाँ ये मिल रहा है आप ये भी मान लीजिए वहाँ धारवाड़ भी मिलेगा, बस थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा, एरिया कम हो जाएगा क्योंकि इसके अपक्षयण से इनका निर्माण हुआ है। और उसके बाद में कुड़प्पन मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। अब फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके जस्ट नीचे से, आपको पता होगा कि ऐसे विंध्याचल की सेल का निर्माण है। विंध्याचल की जो सेल का निर्माण है सेम ऐसे करके ऐसे होता है, सासाराम बिहार तक जाता है। ठीक है, और यहाँ से कहाँ, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये आपको मैंने बताया विंध्यनगरम की चट्टानों का सेल है। यही विंध्याचल पड़ता है, इसी के नाम पे इसका विंध्यनगरम की चट्टान नाम रख दिया गया। उसके बाद एक कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे उसके बाद दक्कन का ट्रैप। अब दक्कन का ट्रैप मैंने बोला कि दक्षिण भारत में बस 2 ही स्थितियां हैं। अब इसके बाद जितना बचता है आप उसको दक्कन का ट्रैप बना दीजिए। पूरा ये दक्कन का ट्रैप है। ठीक है, ये पूरा दक्कन का ट्रैप है, दक्कन का पठार है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। इधर तेलंगाना से लेके इधर आधा, पूरा आधा से ज़्यादा मध्य प्रदेश पूरा ले लेता है, इधर पूरा आधा से ज़्यादा गुजरात का ले लेगा, पूरा महाराष्ट्र आपका ये दक्कन के ट्रैप पे विकसित है। ठीक है, उसके बाद कौन सी शैल एक बच रही थी, हम लोग मुझे पढ़ना था, हाँ, गोंडवानागरम की चट्टानें बच रही थी। गोंडवानागरम की चट्टानें इन नदी घाटियों के बेसिन में पाया जाता है यहाँ पे, और यहीं से ज़्यादा कोयला भी निकलता है। आपका छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र हो जाता है, इन्हीं के जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, थोड़ा बहुत उड़ीसा का क्षेत्र, जहाँ पे आप लोग कोयला वैला ज़्यादा हम लोग निकालते हैं, वहाँ का क्षेत्र होता है। कुछ और क्षेत्र में भी मिलेगा, लेकिन ये मुख्यतः यहाँ मिलेगा। ठीक है, इतने में हम लोग यहाँ समझ गए। अभी कुछ बच रहा हो तो बताइए। ज़्यादातर चीज़ों को मैंने इतने में हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, अब इस स्थिति को मैंने बोला था कि भारत की ऐसी स्थिति को, ये उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का मैदान, और ये कहते हैं उत्तर का पर्वतमाला, जो ये निर्माण हो रहा है, ये कैसे निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले थे। मैंने बोला था कि मैं इसको आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों का निर्माण अलग अलग क्यों हुआ है। तो आप लोग अगर पृथ्वी की स्थिति के निर्माण को समझते होंगे, सबसे पहले हमको पता है कि ये पृथ्वी थी। ठीक है, पृथ्वी थी, तो पृथ्वी पहले, पृथ्वी के जब एक टुकड़ा था, ज्वलंत आग का गोला था, तो सबसे पहले ये सब सारे महाद्वीप, जो आप सातों महाद्वीप आप देख रहे हैं, सातों महाद्वीप पहले एक साथ थे, एक सी स्थिति थी। और जब ये एक साथ से, तो इनको क्या कहते थे, इनको पैंजिया कहा जाता था। आप लोग नॉर्मल लिख लीजिएगा, इन्हें क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे। और ये जो समुद्र निर्मित हुआ था, इस समुद्र के पास जो पानी था, जो समुद्र था, इसे क्या कहते थे, इसे पैंथालासा कहते थे। ठीक है, इसे कहते थे पैंथालासा। फिर उसके बाद में एक वैगनर साहब आए। वैगनर साहब ने क्या दिया था, वैगनर साहब ने एक सिद्धांत दिया जिससे इन सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस समय कोई नहीं था जब इसका हुआ था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका एक सिद्धांत दिया गया कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले बोला गया कि इसका बीच से 2 टुकड़ा हुआ। ठीक है, एक उत्तरी टुकड़ा हो गया, एक दक्षिणी टुकड़ा हो गया। अब उसके बाद जो महाद्वीप उत्तर में पड़ रहे हैं, वो सारे महाद्वीप का निर्माण जो होगा उत्तरी प्लेट से हो गया, और इसका जो निर्माण हुआ दक्षिणी प्लेट से हो गया, और इसके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ। और इस सागर को क्या कहते हैं, इस सागर को कहते हैं तैथिस सागर। इस सागर को हम लोग पढ़ते हैं टेथिस सागर, टैथिस सागर था ये। ठीक है, तैथिस सागर का निर्माण हुआ। और ऊपर का जो उत्तरी क्षेत्र था, इसको क्या कहते थे, उत्तरी क्षेत्र को एक नाम दिया गया था अंगारा लैंड। ठीक है, उत्तरी के क्षेत्र अंगारा लैंड था, और ये क्षेत्र जो था, ये था गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना के नाम से ही आपका जो मध्य प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति, गोंडवाना लैंड। तो आप लोग समझिए, केवल भारत की एक स्थिति है, या मेडागास्कर या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका बाद में टूट के और जाके जुड़ गए हैं, बाकी ज़्यादातर क्षेत्र अपने सेम स्थिति में हैं। जैसे कि अगर अंगारा लैंड के टुकड़ों को देखेंगे, तो हम सबसे पहले अंगारा लैंड के टुकड़े के ऊपर सबसे पहले लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ अंगारा लैंड से सबसे पहले, उत्तरी अमेरिका का निर्माण। दूसरे पे किसका निर्माण हुआ, यूरोप का निर्माण हुआ, पूरे यूरोप का। तीसरे पे किसका निर्माण हुआ, तीसरे पे आप लोग को यहाँ एक ग्रीनलैंड लैंड मिलता है, ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ। ठीक है, चौथे पे किसका निर्माण हुआ, फिर निर्माण हुआ आपके पूरे जो अखंड यू आपका एशिया है, एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ, पूरे एशिया महाद्वीप का। अब उसके बाद इतना आप लोग देख लिए, इतना हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद में पड़ता है दक्षिण का, जो ये गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड से किसका किसका निर्माण हुआ, तो गोंडवाना लैंड से जो निर्माण हुआ, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ, नंबर 1 क्या निर्माण हुआ, नंबर 1 पे निर्मित हुआ आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद नंबर 2 पे निर्मित हुआ आपका क्या, अफ्रीका महाद्वीप, पूरा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप आपका। ठीक है,
तीसरे पे जो निर्माण हुआ सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। चौथे पे जो निर्माण हुआ वो किसका निर्माण हुआ? अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, अंटार्कटिका। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। उसके बाद में आप लोग की तरह पढ़ ली, दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ, अफ्रीका का निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। उसके बाद में मेडागास्कर का इसी से निर्माण हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत इसी क्षेत्र का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, यहीं से जाके भारत बाद में लगा और ये यूरोपियन प्लेट से जाके टकराया। अब यूरोपियन प्लेट से जब जाके ये टकराया, अगर मैं इसका एक मैप की नॉर्मल स्थिति बनाऊं, यूरोपियन प्लेट को बना दूं, पूरा यूरोपियन प्लेट थी, जो यूरोपियन प्लेट ना हो कि यूरेशियन प्लेट थी उस समय पे, यानी यूरोप और एशिया का मिक्स था। ठीक है, तो अगर यूरोप और एशिया का एक मिक्स इतना बड़ा प्लेट था, ये समझ लीजिए इतना बड़ा प्लेट था ये, और यहाँ से दक्षिण भारत, यहाँ से निकलते हुए अफ्रीका के टुकड़े से टूट के, ये गोंडवाना लाइन के टुकड़े से टूट के एक भारत का नॉर्मल, आप लोग समझ लीजिए कि इतना, केवल इतना हिस्सा अब ऐसे तैरते तैरते जाके जब यहाँ टकराएगा तो ये जब क्या हुआ, इधर पूरा सागर था। कौन सा सागर था? अभी आप लोगों को मैंने बताया कि बीच में पूरे सागर का निर्माण था। इस सागर को कहते थे, कौन सा ना था सागर कहते थे? तेथिस सागर था। तो इसे तेथिस सागर कहते थे। तेथिस सागर के जो है जब जाके ये यूरोप में टकराया तो तेथिस सागर के जितने क्या थे, मलबे थे अंदर, जितने भी वहाँ पे अक्षय थे, इन सारे के टकराने से किसका निर्माण हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया, क्योंकि ये प्लेट जाके इसके नीचे घुस गई। जो एशियन प्लेट थी, ये आपकी गोंडवाना लैंड वाली प्लेट थी, ये प्लेट जाके यूरोपियन प्लेट के नीचे घुस गई। उसके बाद में सारा सागर का निर्माण हो गया। एक ऐसी स्थिति आई कि समझ लीजिए कि अगर ये जाके इसे टकरा रहे हैं यूरेशियन प्लेट से, और ये प्लेट बहुत लंबी है, तो ये प्लेट ऐसे गई और ऐसे टकरा के ऐसे घुस गई इधर से। अब भारत की स्थिति में इस प्लेट की जो स्थिति मिलती है, इधर इसी तरह, इसी की वजह से जो आपको ये नहीं मिलते हैं, नदियाँ कुछ मिलती हैं, जो आपको जो बुंदेलखंड क्षेत्र में नदियाँ मिलती हैं, इसी वजह से इधर को बह रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर घुसी तो इसके अंदर जितने मलबे थे उनसे एक पर्वत का निर्माण हुआ। उसके बाद में ये भी हल्का उठा तो पर्वत का निर्माण हुआ, और उसके बाद जो पर्वत का निर्माण हुआ, किस पर्वत का निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसीलिए हिमालय पर्वत को निर्माण सबसे नवीनतम है, अभी भी चल रहा है। और उसके बाद में क्या है, एक वलित पर्वत है। ठीक है, एक चीज़ आपको मैंने नहीं बताया था, आर्कियन क्रम के चट्टानों से जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निर्माण से ही अरावली की श्रृंखला का निर्माण हुआ है, सेम उसी चट्टान से। अब यहाँ से हम लोग इतना समझ पाए। अब इससे समझिए कि सबसे पहले ये तो बहुत पुराना क्षेत्र है, उसके बाद जाके यूरोपियन प्लेट से जब टकराया तो सबसे पहले किसका निर्माण हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया। मतलब अगर हम लोग भारत को अब मैप को बनाएं, तो भारत के अगर हम लोग मैप को बनाते हैं मोटा मोटा समझने के लिए, तो भारत के मैप को जब बनाते हैं तो हम लोग केवल अभी समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे बना लिए भारत के मैप को नॉर्मल समझने के लिए, तो समझिए कि सबसे पहले इस क्षेत्र का निर्माण हुआ था, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ये तो बहुत पुराना है, तो इसकी जो भूगर्भिक संरचना है बहुत पुरानी है, इसके आधार दूसरे हैं। उसके बाद में जाके इसका निर्माण हो रहा है, आपके हिमालय का निर्माण हो रहा है। ठीक है, फिर हिमालय का निर्माण हुआ, फिर हिमालय के निर्माण के बाद यहाँ से जो नदियाँ आई, इस मैदान का निर्माण उन्होंने कर दिया। हिमालय के निर्माण की वजह से नदियाँ बहना इधर को शुरू हुई, जैसे गंगा नदी बह रही है आपका, ठीक है, यमुना नदी बह रही है, और बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं। ऐसे सेम इधर भी नदियाँ बह रही हैं। तो इन सारी नदियों ने इन मैदानों का निर्माण किया। तो नंबर 1 पे इसका निर्माण हुआ, नंबर 2 पे इसका निर्माण हुआ, नंबर 3 पे इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण अभी चल रहा है, यानी नदियाँ अभी बालू लाती हैं, बिछाती हैं, बाढ़ आता है, आप लोग देखते हैं। इसका हिमालय का भी निर्माण बढ़ रहा है, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अभी जस्ट दर्ज किया गया कि उसमें 0.46 मीटर की वृद्धि हो गई है। तो ऐसी स्थिति से कहा जाता है कि हिमालय अभी निर्मित हो रहा है। आप लोग नॉर्मल, मैं चाहे समझाने में थोड़ा असफल रहा हूँ, लेकिन मेरे समझाने का मतलब समझिए, केवल यहाँ से इतना था कि जो चट्टानें हैं इसलिए अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग क्रम काल में इनका निर्माण हुआ है। सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, मतलब ये आया दूसरे पे, ये आया, ये आया। तो इन चीज़ों को हम लोग नॉर्मल पढ़ते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों को थोड़ा भी मेहनत लगती है। तो अभी क्लास यहीं रोकेंगे, अगली क्लास फिर आपको मिल जाएगी आपके समय से। रोज़ एक क्लास ज़रूर हम लोग डाल रहे हैं ज्योग्राफी का। चीज़ों को तेज़ी से साथ अपना क्या है कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन समय तो लगता ही थोड़ा भी कंटेंट बनाने में, चीज़ों को अच्छा करने में। प्लीज़ लाइक करिए चैनल को, हो सके तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी देखते रहिए स्टडी विद वैभव में, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा हमेशा। धन्यवाद।